हाँ जी बताइए। 1858 तक कर लिया जी। था। जी सर। और क्या किया था इसके अलावा? 1861 का आपने समझा दिया था। कुछ लिखवाया नहीं था उसने। जी। चलिए फिर से इसे ही देख लेते हैं। 1861 को देखो, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड फिर से आप समझ लो। फिर उसके बाद इसको एक्ट की जो प्रोविजंस हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। आ, देखो 1857 में रिवोल्ट हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1858 का, जिसमें जो शासन था वो ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को, आ गया चला गया डायरेक्टली, पहले कंपनी के हाथ में था। अब इसी में कई चीजें हुई, जैसे कमेटी बनी थी 1857 के कारणों की जांच करने के लिए, क्या कॉजेज थे उसके पीछे। तो उस कमेटी ने ये पाया कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो इसलिए हुआ कि एक तो भारतीयों को प्रशासन से जोड़ा नहीं गया। हमेशा भारतीय यही समझते रहे कि वो किसी विदेशी के द्वारा गवर्न हो रहे हैं, ब्रिटिश प्रशासन को उन्होंने अपनाया नहीं। तो एक कारण तो उन्होंने ये पाया कि क्या किया जाना चाहिए, भारतीयों को एसोसिएट किया जाना चाहिए प्रशासन के साथ। दूसरी चीज एक और उन्होंने पाई कि 1833 के एक्ट से जो सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया था, भारत का गवर्नर जनरल हो गया था, तो वो भी कोई उचित व्यवस्था नहीं देखी हुई, क्योंकि पूरे एक ही जगह से पूरे भारत को के प्रशासन को चलाए जाना ये मुमकिन बात नहीं थी। अलग अलग कल्चर थी, अलग अलग मांगे आती थी, उनको सेटिस्फाई करना ये आसान काम नहीं था। तो इसलिए तो ये भी हुआ कि जो प्रशासन है वो थोड़ा अनएफिशिएंट बना रहा, एक रीजन ये था। तीसरा रीजन ये माना गया विशेष तौर पर कि 1853 के जो चार्टर एक्ट था उससे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो एक डिबेट करने वाली संस्था बन गई थी। उसमें प्रश्न पूछे जा सकते थे। हमने देखा 1853 के चार्टर एक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे सब सरकार से। अब वो एक डिबेटिंग सोसाइटी बन गई थी, लेकिन सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि वो डिबेटिंग सोसाइटी बनाए, क्योंकि चार्ल्स वुड ने खुद ही कहा था कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम यहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल या कुछ ऐसी चीज बनाए, हमारा उद्देश्य तो ये है कि ठीक है अपना कानून बनने लगे। पर वो एक डिबेटिंग सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। और अब वो मांग भी करने लगी थी, कुछ कुछ लोग जो थे वो ये सुधारों की मांग करने लगे थे इंग्लैंड में भी, कि भारत में भी कुछ सुधार जो थे वो होने चाहिए। तो एक जो रीजन था वो ये था, 1861 के जो चार्टर एक्ट था उस सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1861 का, उसे पारित होने के लिए। तो जो ये रीजन थे, जो ये कॉजेज थे, बेसिकली ये कि जो सिस्टम है वो और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाना चाहिए। इन्हीं कॉजेज के बैकग्राउंड में 1861 का को लेके आया गया, और 1861 के जो रिफॉर्म्स हैं वो शुरू हुए। अब इसमें क्या हुआ तो आप हेडिंग डाल दीजिए, द काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखो इसमें एक और चीज शुरू होती है, भारतीयों के साथ में, यानी भारतीयों को एसोसिएट करने की शुरुआत होती प्रशासन के साथ में। लेकिन वो एसोसिएशन कैसा था, वो केवल एसोसिएशन सीमित ही होना था, लिमिटेड एसोसिएशन था। इसलिए ये किया गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई।
कुल मिला के पहले 12 सदस्य थे, अब उसमें कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 और बढ़ाए जा सकते थे। यानी कुल मिला के या तो उसकी संख्या 18 हो सकती थी कम से कम, या अधिकतम 24 हो सकती थी, या तो 6 बढ़ाए जा सकते थे या 12 और इंक्रीज किए जा सकते थे। ये गवर्नर जनरल के ऊपर निर्भर था, और गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई थी कि इनमें से किन्हीं भी 3 भारतीयों को वो चुन सकता है। यानी इन कुल सदस्यों में से अगर 18 होंगे तो उसमें से 3 भारतीय होंगे, 24 होंगे तो उनमें से 3 भारतीय होंगे। इस तरीके से भारतीयों के एसोसिएशन की यहां से शुरुआत होती है। एक इसका प्रोविजन ये रखा गया। दूसरा प्रोविजन इसमें ये रखा गया कि अभी तक जो 12 सदस्य थे, अब से पहले पहले वाले, वो सब सरकारी सदस्य थे। हम लोगों ने ये देखा, या तो गवर्नर, 6 तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के थे, और 6 वो थे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे या सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो ये सब सरकारी थे। ये भी प्रावधान इसमें किया गया कि जो ये सदस्य आगे बढ़ाए जाएंगे, या तो 6 बढ़ाए जाएं या 12 बढ़ाए जाएं, इनमें से आधे जो गैर सरकारी हैं। ठीक है, आधे सदस्य जो होने चाहिए वो नॉन गवर्नमेंट होने चाहिए। एक इसमें प्रोविजन ये भी था। एक प्रोविजन इसमें ये भी था कि मान लो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो इन वर्किंग नहीं है, तब कैसे कानून बनाया जाए? तो ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है वो गवर्नर जनरल को दी गई, कि ऑर्डिनेंस बना सकता था आपात स्थिति में, जैसे आज प्रेसिडेंट के पास है या गवर्नर के पास। एक इसमें प्रोविजन ये था कि मद्रास, बॉम्बे और जो दूसरे प्रोविंसेस थे, वहां पर फिर से लेजिस्लेटिव बॉडीज बना दी गई, और उन लेजिस्लेटिव बॉडीज को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ये डिसेंट्रलाइजेशन की भी स्थिति थी, यानी फिर से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, क्योंकि उनको लगा था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि एक ही जगह से प्रशासन को सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता, तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाना चाहिए। तो फिर से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत होती है, और बाद में ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें देखने को मिलती है, कंप्लीट हो जाती है 1935 के एक्ट में, जब प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया था। तो दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 के काउंसिल एक्ट के ये मेन कुछ बेसिक प्रोविजंस थे। हम लोग ये देखते हैं कि सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक डेवलपमेंट है या रिफॉर्म्स हैं, इन इन रियल टर्म्स वो इन्हीं काउंसिल एक्ट से शुरू होते हैं, क्योंकि भारत परिषद को ये काम दिया गया था कि पॉलिटिकल फंक्शंस को इंडिया में थोड़ा सा और रिफॉर्म किया जाना चाहिए पॉलिटिकल फंक्शंस को लेकर। तो पॉलिटिकल फंक्शंस के लेवल पर रिफॉर्म्स की यहाँ पे शुरुआत होती है। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए मेन बातों को। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी, यहां तक मेरी बात समझ में आई सब लोगों को? अब इसमें लिख लीजिए आप। पहला पॉइंट लिखना, द इंडियन काउंसिल एक्ट, द इंडियन काउंसिल एक्ट इज नोन एज, is also termed as, ऐसा लिखिए, is also termed as constitutional reforms, constitutional reforms, because because they carry forward, they carry forward the process of constitutional development, the process of constitutional development in India.
भारत परिषद अधिनियमों को भारत परिषद अधिनियमों को संवैधानिक सुधार भी कहते हैं, या संवैधानिक सुधारों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्योंकि इन्होंने संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 after the revolt of 1857, an inquiry committee was set up an inquiry committee was set up an inquiry committee was set up to study the causes to study the causes 1857 के विद्रोह के पश्चात 1857 के विद्रोह के पश्चात उन कारकों का पता लगाने के लिए उन कारकों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई एक जांच समिति नियुक्त की गई which told about these causes as main for the 1857 for the revolt of 1857, जिसने कि 1857 के विद्रोहों के पीछे 1857 के विद्रोहों के पीछे निम्न कारकों को उत्तरदायी पाया। निम्न कारकों को उत्तरदायी पाया, पहला लिखना इसमें। अच्छा ये बताओ, ये मैं लिखवाऊं आपको या नहीं, क्योंकि ये बैकग्राउंड है वैसे तो, पर अगर आपको बताओ। हाँ जी बताइए। सर लिखा दीजिए। अच्छा चलो लिखो। निम्न कारकों को उत्तरदायी पाया, फर्स्ट लिखना इसमें। द कमेटी फाउंड दैट there was no association of Indians, बल्कि एसोसिएशन की जगह रिप्रेजेंटेशन लिखी। देयर वॉज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश रूल या इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन लिखी। इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों की कोई भागीदारी नहीं। दे कंसीडर इट एज अ फॉरेन रूल वे इसे एक विदेशी शासन मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। दूसरा कारण इन्होंने पता लगाया कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसने सेंट्रलाइजेशन को बढ़ा दिया था, एक ही जगह से शासन हो नहीं सकता था, इसलिए भारतीयों की जो अपेक्षाएं थी प्रशासन को लेकर वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833
मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन मोर सेंट्रलाइज्ड, मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन मोर सेंट्रलाइज्ड। 1833 के चार्टर एक्ट ने 1833 के चार्टर एक्ट ने प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत बनाया, प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत बनाया। दिस कुड नॉट बी this could not be fulfilled this could not be fulfilled the regional demands, the regional demands of administration, the regional demands of administration of Indians, जो कि भारतीयों की प्रशासनिक स्तर पर क्षेत्रीय मांगों को पूरा नहीं कर पाया, क्षेत्रीय मांगों को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है ना। जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं, मान लो काम होना है मद्रास में, चेन्नई में, और जब तक ऑर्डर दिल्ली से नहीं आएगा होगा ही नहीं। अब दिल्ली के जो लोग हैं वो मद्रास के लोगों को नहीं समझते हैं, एक अलग भिन्नता देखने को मिलेगी हर लेवल पर। तो एक रीजन इसमें यह देखने को मिला कि वो जो रीजनल डिमांड्स हैं वो एक्सपायर नहीं हो पाई थी, फुलफिल नहीं हो पा रही थी। थर्ड लिखिए नेक्स्ट। अब देखो रिफॉर्म किए गए, 1853 में रिफॉर्म किया गया, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, अब एक डिबेटिंग सोसाइटी बन गई। लोग उम्मीद करने लगे कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो भारत में आएगी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, है ना। इसे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और आ गया था, यानी सवाल पूछने लगे थे, पूछे जा सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो लिखना अगले पॉइंट में, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, by the Charter Act of 1853, the Legislative Council became a debating society. 1853 के चार्टर अधिनियम से विधायी परिषद एक संवाद इकाई बन गई थी। सो नाउ देयर मस्ट बी मोर रिफॉर्म्स, so now there must be more reforms to make it more democratic, to make it more democratic। इसलिए इसे और लोकतांत्रिक बनाने के लिए, या और लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता थी, ठीक है। अगले पॉइंट से लिखिए, सो इन द अबव बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड है सारा, तो मान लो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है मेंस एग्जामिनेशन में, तो बैकग्राउंड को आप इसको लिख सकते हो, लेकिन बहुत शॉर्ट नहीं तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने इलैबोरेट करके बताया आपको। सो इन द अबव बैकग्राउंड, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 passed, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 passed, ठीक है। अगले पॉइंट से इसमें लिखना, अब इसके मेन प्रोविजन क्या थे, अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, ठीक है। देखो हम लोगों ने ये तो देख ही लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की शुरुआत यहां से देखने को मिलती है हमें, और सुधारों का युग का शुरुआत होता है यहां से, और एक पॉलिसी शुरू करते हैं यहां से ब्रिटिशर्स, जिसे बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म की पॉलिसी कहते हैं। इस पॉलिसी का नाम है
द पॉलिसी ऑफ बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, या हिंदी में कहते हैं उदार निरंकुशता की नीति। पॉलिसी ऑफ बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, या हिंदी में उदार निरंकुशता, ये क्या था? या इसका एक और नाम भी है, पॉलिसी ऑफ लिमिटेड एसोसिएशन। पॉलिसी ऑफ लिमिटेड एसोसिएशन, इसका मतलब ये था कि भारतीयों की जो साझेदारी है, या भारतीयों का जो प्रशासन के साथ एसोसिएशन है, वो तो शुरू करना ही है, लेकिन बहुत सीमित, वेरी लिमिटेड, जिससे जो सारी की सारी सत्ता है वो अब ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सत्ता ब्रिटिशर्स के हाथ से निकल जाए, भारतीयों की भागीदारी इसमें इतनी बढ़ा दी जाए। इसे कहते हैं उदार निरंकुशता की नीति। उदार इसलिए है, बेनिवोलेंट इसलिए है क्योंकि भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई, लेकिन निरंकुश है। ऐसा कोई काम भी नहीं किया है, या ऐसा कोई वो जो सहयोग है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि भारतीयों को उसमें बड़े स्तर पर शुरू ले लिया गया है। तो केवल पूछा यही जाता है एग्जाम में, आप वाले में तो नहीं आएगा, तो बहुत डीप है, बहुत ज्यादा डीप है, मोर देन रिक्वायरमेंट कहीं भी फुलफिल। ये तो यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन का है, वो भी ऑप्शनल पेपर का। केवल ये आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉलिसी, अगर प्रीलिम्स में भी आता है कहीं पर, कि ये पॉलिसी कब से शुरू होती है, किस एक्ट से शुरू होती है, तो दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जहां से ये पॉलिसी शुरू होती है। तो आप सबसे पहले यही बात लिखिए, क्योंकि जो नीति है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखिए, इसमें लिखना, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 as start as start the constitutional reforms, भारत परिषद अधिनियम 1861 ने, भारत परिषद अधिनियम 1861 ने 1861 ने संवैधानिक सुधारों की शुरुआत की, संवैधानिक सुधारों की शुरुआत की, संवैधानिक सुधारों की शुरुआत की। It also start the policy of benevolent despotism, the policy of benevolent despotism। इसी के साथ इन्होंने, इसी के साथ इसने उदार निरंकुशता की नीति भी शुरू की, उदार निरंकुशता की नीति भी शुरू की। दिस पॉलिसी ऑल्सो नोन एज, दिस पॉलिसी ऑल्सो नोन एज द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन टू, द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन टू। इस नीति को सहयोग की नीति भी कहते हैं, सहयोग की नीति भी कहते हैं, बिकॉज बाय दिस काउंसिल एक्ट, because by this council act the association of indians, the association of indians in administration
इन एडमिनिस्ट्रेशन was accepted या was started क्योंकि इस अधिनियम से ही क्योंकि इस अधिनियम से ही भारतीयों के प्रशासन में सहयोग लेने की शुरुआत हुई या भारतीयों के प्रशासन में शामिल होने की शुरुआत हुई, ऐसा नहीं। क्लियर है ये बात? यहां तक कोई समस्या हो, यहां तक कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछो। लिखो इसमें अगले पॉइंट से, ठीक है? इसमें लिखना अगले पॉइंट से लिखना इसमें, by this act the size of legislative council increased। इस अधिनियम से विधायी परिषद का आकार बढ़ा दिया गया। Now Governor General can increase 6 to 12 members in it। 6 to 12 members in it। गवर्नर जनरल अब इस परिषद में 6 से 12 सदस्यों को 6 से 12 अन्य सदस्यों को शामिल कर सकते थे। बट द हाफ मेंबर ऑफ इट must be non-official। परंतु इनमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। ठीक है, अगले पॉइंट से इसमें लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। अब देखो इसमें ये तो नहीं था कि भारतीय को इसमें कोई ऐड किया जा सकता था, ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं था, लेकिन ये गवर्नर जनरल के ऊपर था कि वो भारतीयों को इसमें ऐड कर भी सकता था और वो नहीं भी कर सकता था। लेकिन ये जरूर था कि जो आधे मेंबर थे वो नॉन ऑफिशियल होने चाहिए थे। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। अब देखो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके कामों को रेगुलेट करने या उसके कामों के लिए नियम बनाने का जो अधिकार है वो भी गवर्नर जनरल को दिया गया। मतलब जो इन काउंसिल की प्रक्रिया थी उसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए फिर केनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम चलाया, यानी हर एक व्यक्ति को एक विभाग सौंप दिया प्रशासन का और वो उसी विभाग के लिए उत्तरदायी था, उस विभाग के कामों के लिए। यहां से कैबिनेट मंत्रिमंडल की नींव पड़ती है इंडिया में। कैबिनेट सिस्टम यहां से आता है, इसे पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक मंत्री जो होता है वो अपने विभाग के लिए, उसके कामों के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सिस्टम यहीं से आया। तो लिखिए अगले पॉइंट में,
वायसराय की कार्यकारी परिषद के वायसराय की कार्यकारी परिषद के वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए नियम बनाने का अधिकार, परिषद के लिए नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को या वायसराय को ही दिया गया, वायसराय को ही दिया गया। वायसराय वॉज गिवन वायसराय वॉज गिवन द राइट टू मेक रूल्स फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिससे प्रशासन एफिशिएंट बने। भाई यही तो दिक्कत थी कि प्रशासन एफिशिएंट नहीं था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था। फॉर एट लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस, क्योंकि इस समय लॉर्ड कैनिंग ही थे वायसराय, लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम, ये कई बार आया है एग्जाम में, द पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। इसी के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आपको यहां तक? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई, ये क्लियर हो गया? आया समझ में? बताओ जल्दी। सर ये व्यवस्था थी क्या पोर्टफोलियो? अरे अभी कैबिनेट देखा है आपने? कैबिनेट तो आप जानते होगे ना, कैबिनेट सिस्टम के बारे में। जी। क्या करते हैं मंत्री? हर एक विभाग के लिए एक मंत्री होता है नहीं, जी। और उसके कामों को देखता है, उसके सभी कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है मंत्री, उसी के नाम से वो काम होते हैं। यही होता है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो मतलब होता है पन्ना। पन्ना माने एक पर्टिकुलर जिम्मेदारी, यानी एक व्यक्ति को एक विभाग सौंप दिया गया, अब उस विभाग के सारे कार्यों को वही व्यक्ति देखेगा। इसे ही हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। एक पोर्टफोलियो एक व्यक्ति को सौंप दिया गया, अब वो उसे रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यही तो है भारत में भी अभी कैबिनेट। तो इसीलिए कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत भारत में यहीं से होती है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली जिसे हम लोग कहते हैं।
तो चलो लिखो इस बात को इसी में ही। इस प्रकार यहीं से इस प्रकार यहीं से भारत में इस प्रकार यहीं से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ती है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ती है। सो फ्रॉम हियर so from here the portfolio system या सॉरी कैबिनेट सिस्टम लिखिए। so from here the cabinet system start in India। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए। अब मान लो ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जो निर्णय थे उनको उनके ऊपर वीटो करने का अधिकार उसके पास पहले से ही था, वायसराय के पास। इस अधिकार को फिर से रिन्यू किया गया इसमें। और दूसरा ये भी अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया या वायसराय को कि जब गवर्नर ये काउंसिल जो है वो इन वर्किंग नहीं है तब वो ऑर्डिनेंस बना सकता था। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उसे दी गई। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए वो कभी भी ऑर्डिनेंस किसी को बना सकता था, ऑर्डिनेंस से वो काम चला सकता था। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है हमारे यहाँ पे, 123 में शायद प्रेसिडेंट के लिए है और 213 में वो गवर्नर के लिए है। वो सबसे पहले यहाँ आती है, 1861 के एक्ट से वायसराय को दी गई। तो लिखिए आप इसमें अगले पॉइंट से। वायसराय वायसराय विशेष परिस्थितियों में विधायी परिषद के निर्णय को विधायी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था। वायसराय कैन कैंसल Viceroy can cancel the decision of, बल्कि कैंसल की जगह वीटो लिखी, वीटो द डिसीजन ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या थे? मान लो कोई युद्ध का मामला है या शांति से संबंधित या कानून व्यवस्था से संबंधित है तो वो कर सकता है। कंटिन्यूएशन में लिखना, Viceroy also Viceroy also Viceroy also Viceroy also can pass the ordinance when can pass the ordinance in emergency situation. Viceroy आपात स्थिति से निपटने के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकता है। So the power to making ordinance firstly used in this act इस प्रकार अध्यादेश जारी करने की शक्ति सर्वप्रथम इसी अधिनियम से देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट से। देखो वो जो पहले एक लॉ मेंबर था, उस लॉ मेंबर को
परमानेंट कर दिया गया था 1853 के चार्टर एक्ट से। पहले वो नॉन परमानेंट था, 1833 में इंट्रोड्यूस हुआ लॉ लॉ मेंबर का गवर्नर जनरल की काउंसिल में कि एक लॉ मेंबर होगा। 1853 में उसे परमानेंट कर दिया गया था। 1861 में ये निर्धारित किया गया कि वो जो लॉ मेंबर है वो कोई ज्यूरिस्ट ही होगा, यानी उसका एक विधि वेत्ता होना निश्चित कर दिया गया। पहले कोई भी इंग्लैंड का बैरिस्टर वगैरह जो ब्रिटेन में होते थे वो बन जाते थे, लेकिन अब ये निश्चित कर दिया गया कि वो बैरिस्टर नहीं बल्कि ज्यूरिस्ट होगा, कोई विधि वेत्ता होगा ब्रिटेन का। तो लिखिए आप इसमें आप लिखना, द लॉ मेंबर, it was mandatory now it was mandatory now that the law member it was mandatory now that the law member must be a jurist. Law member now must be a jurist. यह निर्धारित कर दिया गया कि विधि सदस्य विधि वेत्ता ही होगा। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है यहां से, इस एक्ट से, प्रशासन के डिसेंट्रलाइजेशन की। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। कैसे? बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया था और बाकी प्रेसिडेंसी उसके अंडर में कर दी थी, तो दैट वाज सेंट्रलाइजेशन। और कंप्लीट हुआ 1833 में, जब बंगाल का गवर्नर ये सॉरी गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया और पूरी तरीके से लॉ मेकिंग जो पावर थी प्रेसिडेंसीज की वो ले ली गई। अब वही पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। अब फिर से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, प्रेसिडेंसीज को लॉ मेकिंग पावर वापस दे दी। अब प्रेसिडेंसीज जो थी वो कानून बना सकती थी, लेकिन कुछ मामलों में गवर्नर जनरल की प्रायर परमिशन लेना आवश्यक था। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन तो शुरू हो गया, लेकिन लिमिटेड। आज भी हम लोग देखते हैं जैसे प्रांतों में गवर्नर हैं, आर्टिकल 200 है शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि कुछ विषयों को, वो डिस्क्रिशनरी पावर जो है जिसमें गवर्नर की, वो ये कहता है कि कुछ विषयों को जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की सहमति के लिए रखेगा, ये रिजर्व करेगा। जब तक प्रायर परमिशन नहीं मिल जाती तब तक वो नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ मामले और भी हैं जिनमें कानून बनाने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है या उसका सैंक्शन लेना पड़ता है। वैसे ही उसी व्यवस्था की शुरुआत इसमें देखने को मिलती है कि कुछ मामले ऐसे रखे गए जिनमें प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी या प्रायर परमिशन लेने की आवश्यकता थी वायसराय की। तो आप लिखिए अगले पॉइंट से, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, अगले पॉइंट से लिखना इसमें, द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, या ऐसा लिखना, द प्रेसिडेंसीज वर गिवन द लेजिस्लेटिव पावर were given the legislative power against were given the legislative power against अब प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां दे दी गई
they can now legislate for their presidencies या फॉर इट्स एरिया, ऐसा लिखे, फॉर इट्स एरिया। अब वे अपने क्षेत्रों के लिए कानून बना सकते थे या विधि बना सकते थे, but in some matters it was must to take prior permission with governor general या फ्रॉम गवर्नर जनरल। परंतु कुछ मामलों में गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति आवश्यक थी। गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति आवश्यक, ठीक है। अच्छा, गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसी बनाने का अधिकार भी दिया था, नए प्रांत बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था इसी एक्ट से। तो फिर बाद में जैसे बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, यहाँ पर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, ये नए प्रोविंस बनाए गए और यहाँ पर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दी गई। तो लिखिए आप अगले पॉइंट से, गवर्नर जनरल was given the right to form new presidencies। गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया। In this context, these legislative assemblies has been formed। इसके अंतर्गत निम्न विधायी परिषदें बनाई गई। कौन कौन सी बनी, लिख लीजिए। बंगाल, इसके आगे लिख लीजिए 1862, 1862 में बनी। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ये हमारे वाला जो था, ठीक है, इसकी बनी 1886 में, 1886 में। पहले ये आगरा थी, बाद में ये इलाहाबाद चली गई थी, लेकिन फिर लखनऊ आई सबसे लास्ट में 1886 में। और लास्ट लिखिए पंजाब 1897 में। यहां ये विधान परिषदें बनी, लेजिस्लेटिव बॉडीज बनी, ठीक है, 1897 में। एक इसमें नोट करके लिखिए अंतिम बात, देखो गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया। जेम्स विल्सन ने पहला बजट प्रस्तुत किया भारत का ऑफिशियली। तो लिखिए, इसमें अंतिम बिंदु है ये, बाय दिस एक्ट द गवर्नर जनरल was also given the right to present या इंट्रोड्यूस, लिखिए, the right to introduce budget for whole of the India, budget for whole India। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया। जेम्स विल्सन was the first person, या जेम्स विल्सन was the first who introduced the budget 1847
60 में है शायद, ये 1860 में उन्होंने पहले पेश कर दिया था ये, जब उन्होंने पहला पेश किया। लेकिन उसके बाद फिर 1861 के बाद हमेशा होने वाला, इसी से राइट दे दिए गए थे। ब्रैकेट में 1860 लिखिए। जेम्स विल्सन भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। आज यहां तक करते हैं, कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। 1860, 1860। क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा ये बताओ, ये समझ में भी आ रहा है ना आपको? हाँ जी सर, समझ में आता है। आराध्य जी आप बताइए। आपको ये आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। मुझे नहीं पता कि आपने अब से पहले कैसे पढ़ा होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपको कई सारी नई चीजें पता चल रही होंगी अभी। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट तो मुझे नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा होगा अ, अब से पहले और कैसे पढ़ा होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको कई सारी नई चीजें और बेस के साथ में पता चल रही होंगी। ठीक है, ये तो मुझे लगता ही है। शुभम आप अपना नाम मुझे लिख के भेज दीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।